स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल गैस इक्वेशन या जनरल गैस लॉ। इसको हम आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। मैं दोनों नाम एक ही लिखती हैं। अच्छा, इसको हम डिराइव करने के लिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाते जाएं कि 3 गैस लॉज हमने पढ़े थे, एक बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ और एक एवोगैड्रोस लॉ। इन तीनों की स्टेटमेंट्स अगर आप याद करें तो उन स्टेटमेंट्स में से तो जो हमने रिलेशनशिप डिराइव किया था वो ये किया था कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ volume is inversely proportional to pressure, keeping the number of moles and absolute temperature constant. फिर हमने चार्ल्स लॉ से ये डिराइव किया था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोलूट टेम्परेचर। एब्सोलूट टेम्परेचर फिर आपको बता दूं कि वो केल्विन्स में टेम्परेचर को कहा जाता है। कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। और फिर एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, कीपिंग प्रेशर एंड एब्सोलूट टेम्परेचर एज कांस्टेंट। तो इन तीनों चीज़ों में आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी, वो ये कि वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ, टेम्परेचर्स के साथ और नंबर ऑफ मोल्स के साथ बनाया जा रहा है। और कुछ चीज़ें एक क्वांटिटी को हमने वेरिएबल रख के उसको नोटिस किया, बाकी 2 क्वांटिटीज़ को हमने कांस्टेंट तस्वर किया है। अगर हम इन 3 इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो ये बनेगा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P मल्टीप्लाई बाय एब्सोलूट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो आपको पता है कि ये रूल है कि आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमने R कांस्टेंट लगा लिया। उस R कांस्टेंट को हम 3 नाम दे सकते हैं। इसको हम जनरल आइडियल गैस कांस्टेंट कह सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह सकते हैं, या सिर्फ आइडियल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया V इज़ इक्वल टू R 1/P इंटू T इंटू N। अगर हम इसको रीअरेंज करें ज़रा थोड़ा सा तो एक प्रॉपर फॉर्म इसकी बन जाएगी कि आप जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको ले जाएं, डिनोमिनेटर के P को ले जाएं V के साथ, तो PV इज़ इक्वल टू NRT फॉर N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिस रिलेशनशिप हेल्ड्स ट्रू। ठीक है, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं या आइडियल गैस लॉ कहते हैं। अब अगर हम ये तसव्वुर करें कि ये वाली आइडियल गैस लॉ फॉर 1 मोल ऑफ गैस है तो n की जगह 1 पुट किया तो n1 हो गया, यानी वो ख़त्म हो गया। तो PV इज़ इक्वल टू RT, ये रिलेशनशिप भी आपके लिए न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ये रिलेशनशिप भी हम यूज़ करते होते हैं। अगर हम वैल्यू ऑफ R निकालें, अगर हम आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो रीअरेंज द इक्वेशन इन दिस फॉर्म कि आप R एक तरफ ले जाएं, T जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम ये इससे कोई और देखें, चाहें कि गैस के अंदर एक सिचुएशन थी, एक कंडीशन थी जिसमें उसकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1, V1 और T1 थे। कुछ देर बाद उसका जो प्रेशर था वो P2, V2 और T2 हो गया। तो हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई। फर्स्ट कंडीशन में हमने P1, V1 और T1 की वैल्यू ऐड की। सेकंड कंडीशन में हमने P2, V2 और T2 की वैल्यू ऐड्स की। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो आपको ये रिलेशनशिप मिल जाएगा कि फॉर फर्स्ट कंडीशन ऑफ गैस, यानी फर्स्ट सिचुएशन ऑफ गैस में आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी, शुड बी इक्वल टू दिस। अगर इन दोनों को आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आखिर में इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस लॉ को तो हमने ले लिया, वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू भी कैसे किससे हम निकालेंगे वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस रिलेशनशिप। हम इससे कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है। इसमें हम इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस फाइंड आउट कर सकते हैं और डेंसिटी ऑफ द गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फाइंडिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस के लिए पहले आप रिलेशनशिप फिर से लिखें, PV इज इक्वल टू NRT। और आप ज़रा 9th का आप याद करें उस चीज़ को कि हमने नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए क्या फार्मूला लिखा था। हम नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए फार्मूला लिखते थे मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। तो मास इन ग्राम की जगह आपकी बुक के अंदर, फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर कैपिटल W का सिंबल यूज़ किया जा रहा है। तो जो 2 लोग फेडरल बोर्ड की बुक को फॉलो कर रहे हैं वो W, कैपिटल W लिखेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो जी, तो हम ये कह रहे थे कि हमने नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला डिराइव किया, N इज़ इक्वल, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू W/M। और वो हमने सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर N की वैल्यू को पुट करना है।
सिंपल, PV इज़ इक्वल टू W/m/RT। ठीक हो गया। अब अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो m को उधर ले जाएं और PV को डिनोमिनेटर में ले आएं। सिंपल इज़ दैट। तो ये बहुत ही आसान है। इसी तरह हम डेंसिटी ऑफ अ गैस ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर वही इक्वेशन हम लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, n की वैल्यू लेंगे W/m और PV इज़ इक्वल टू W/m/RT। ये हमने पहले अभी फाइंड आउट किया है। अब एक चीज़ सिर्फ हमने ये रखनी है कि डेंसिटी का हमें पता होता है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस इन ग्राम हमें कैपिटल W पता था और वॉल्यूम V है। तो हमने अगर डेंसिटी की जगह पे हमने W/V की जगह पे हम D डाल देंगे। ये इक्वेशन हमने इस तरह से फॉर्म कर देंगे। तो D के लिए रीअरेंज करेंगे, D इज़ इक्वल टू PM/RT। सो इस रिलेशनशिप में हमें ये पता चल गया कि D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स mass in gram, D is inversely proportional to the absolute temperature and D is directly proportional to pressure। इसमें से आपके बहुत सारे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस बनते होते हैं। इवन एंट्री टेस्ट के अंदर भी आप MD कैट और MCAT वगैरह के अंदर भी क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद अगला लेक्चर हमारा बल्कि इसी में मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इन द डेली लाइफ। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन इन द डेली लाइफ। आप देखिए व्हीकल्स या में जो एयर बैग यूज़ हुए होते हैं, जो इमरजेंसी केसेस में खुलते हैं, वो इसी आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ को फॉलो करते हैं। फिर वेंटिलेटर्स जो आपके घरों के अंदर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर बनाए जाते हैं, उसके अंदर या एयरप्लेन्स के अंदर बनाए जाते हैं, वो भी आइडियल गैस लॉ को ही फॉलो करते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आप हाईली कंप्रेस्ड गैस को एकदम से इजेक्ट करते हैं किसी नोजल से और फिर वो एकदम से उसको फैलने की एक्सपैंड करने की देते हैं, तो वो कूलिंग होती है। और वो ये सारा प्रोसीजर जो है ये भी आइडियल गैस इक्वेशन को ही फॉलो करता है। एयर कंडीशनर में भी यही सेम लॉ फॉलो हो रहा है। आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, किस तरह से आप ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं, लंग्स कितने एक्सपैंड होते हैं और क्या सिस्टम है, वो सारे का सारा भी आइडियल गैस लॉ को ही फॉलो करता है। और अगर आप टायर को फ्लैट करें, टायर को अगर आपने फिल करना है एयर के साथ, तो वो बिल्कुल हमारे रेस्पिरेशन की तरह का ही प्रोसेस होगा। जिस तरह लंग्स फूलते हैं, इसी तरह टायर को के अंदर भी गैस का कंसंट्रेशन जो है वो सारी प्रेशर के साथ, वो सब ये सब आइडियल गैस लॉ को ही फॉलो करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।